नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कि रियल में इंटरनेशनल ट्रेड को किस स्टाइल से रेगुलेट किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत टाइम पहले जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस वाला जो है प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वो ओपन कर करके देखिए, वहाँ इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शन पॉलिसी और एक्सेट्रा बहुत सारी है। अब ये एक नया टॉपिक है, कहीं और से मिला किसी अदर बुक्स से, तो उसमें ये एक्सप्लेन किया गया था कि रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की रियल में इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट भी किया जाता है। तो रेगुलेशन मीन्स क्या होता है, और ये आपको इस टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई डू वी नीड रेगुलेशन एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूजेस टू कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो रेगुलेशंस होता है कि व्हेन एनी कंट्री गिव्स द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड और इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन एनी वे। अगर कोई कंट्री जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स की पॉलिसी होती है, फर्स्ट इज फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी। तो प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी में तो क्या होता है कि नो इनकमिंग एंड नो आउटगोइंग, किसी स्टाइल से आपका कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा और नहीं कोई आपका इंपोर्ट होगा। जब कोई गवर्नमेंट इस स्टाइल की या कोई कंट्री इस स्टाइल की पॉलिसी अडॉप्ट कर लेती है, देन दिस इज नॉन एज प्रोटेक्शन पॉलिसी। नो एंट्री, नो एग्जिट, नो एक्सपोर्ट, नो इंपोर्ट, जो कुछ यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है एटलीस्ट आप उसी का कंजम्पशन कर लीजिए। तो दिस इज नॉन एज प्रोटेक्शन पॉलिसी। नेक्स्ट आता है कि व्हाट डू मीन बाय फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी ओपन है, कोई बाउंडेशन नहीं है, डोर ओपन है इनकमिंग के लिए और आउटगोइंग के लिए। हमारी इकोनॉमी के डोर जो है वो ओपन है यहाँ से जाने के लिए भी और यहाँ आने के लिए भी। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंट्री को हम बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अभी कह रहे हैं कि रेगुलेशंस मीन्स होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी उस फ्री ट्रेड पॉलिसी से क्विट हो जाती है, निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, उसको अडॉप्ट करने की कोई बाउंडेशन उस पर नहीं होती है। तो व्हेन अ कंट्री क्विट्स द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड और इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, और गवर्नमेंट क्या कर देती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देती है, कुछ बाउंडेशंस लगा देती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन जिनको फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है इन एनी वे, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इसके मेथड है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना चाहती है, तो वो कहलाएगा रेगुलेशंस। अब ये कंट्रोल ऑलमोस्ट किसके लिए किया जाता है, फॉर द इम्बैलेंस इन बीओपी। ऑलमोस्ट हमारे बीओपी में जो इम्बैलेंस्ड होता है, हमारी कंट्री की कंडीशन क्रिटिकल होती है, यहाँ कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं हो रहा होता है, तो एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है, और अननेसेसरी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जो है वो लगाया जाता है। तो व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री थॉटफुली रिसॉर्ट टू एसेंशियल लीगल मेजर्स, कि जब किसी देश की कोई भी किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट्स होती है वो एक विचार विमर्श पूर्व सोचे समझे प्लान्ड वे में कुछ एसेंशियल लीगल मेजर्स जो होती है उनको अडॉप्ट करती है, कुछ आवश्यक जो भी लीगल इंस्ट्रूमेंट होते हैं एटलीस्ट उनको अडॉप्ट करती है, टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो उनके इन एसेंशियल लीगल मेजर्स का इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, वो ऐसे जो लीगल जो मेजर्स को टेक कर रही है या अडॉप्ट कर रही है, तो उनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वॉल्यूम पे, कंपोजिशन पे एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड पे। इट में भी पॉसिबल वो हमारे वॉल्यूम को अडॉप्ट करना चाह रही हो, इट में भी पोजीशन की जो कंपोजिशन है उसमें, इट में भी पॉसिबल कि वो डायरेक्शन जो है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो, और टू फुलफिल सर्टेन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, और कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती हो गवर्नमेंट का कोई टारगेट हो, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए भी गवर्नमेंट इस स्टाइल के लीगल मेजर्स को अडॉप्ट करती है, देन दिस इज नॉन एज रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड के रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया कि जब रिस्ट्रिक्शंस लगाती है किसी भी वे में बीओपी के जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो गवर्नमेंट जो होती है कंट्री की वो थॉटफुली किसी लीगल मेजर्स को अडॉप्ट करती है टू चेंज इन द डायरेक्शन, कंपोजिशन and volume of foreign trade or to fulfill certain specific objective, then this is all known as the regulation of international trade, उसको हम उसके नाम से कहेंगे। अब why do we need regulation, कि हमें रियल में कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों चाहती है हमारी गवर्नमेंट की वो रेगुलेशंस को अडॉप्ट करे। तो उसमें बहुत सारे हैं, उसमें सबसे पहला टू डिस्करेज नॉन एसेंशियल इंपोर्ट, कि हमारी कंट्री में क्या होता है, कुछ नॉन एसेंशियल इंपोर्ट होते हैं जो कंपलसरी नहीं होते हैं, अननेसेसरी के हम कर रहे हैं, तो
ऐसे जो अनएसेंशियल इंपोर्ट है एटलीस्ट उसको डिस्करेज करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इस स्टाइल्स के रेगुलेशंस को अडॉप्ट करती है कि उन चीज़ों का कंजम्पशन हमारी इकोनॉमिक में नहीं हो, या उनकी इनकमिंग जो है वो हमारी इकोनॉमिक में ऐसा नॉन एसेंशियल्स गुड्स एटलीस्ट कंट्री में नहीं आए, जो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिसकी कोई बेसिक्स नीड्स ही नहीं है, बेसिक नीड नहीं है, ऐसे ही उसको कंज्यूम किया जा रहा है। उसके बाद है टू मेक प्रोटेक्शन पॉलिसी सक्सेसफुल। गवर्नमेंट ये क्यों अडॉप्ट कर रही है सारे रूल्स और रेगुलेशंस को, कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है। इकोनॉमिक बिल्कुल क्लोज है, नो एंट्री नो बाउंडेशन, तो ऐसे समय में रेगुलेशन करना, कंट्रोल करना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, प्रोविजन बनाना ये कंपलसरी हो जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्रोटेक्शन पॉलिसी की थीम गवर्नमेंट ने रख रखी कि नो एंट्री नो एग्जिट नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट, तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या होगा, ये बाउंडेशन लगाना कंपलसरी होगा। या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि टू सेव द इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, या गवर्नमेंट चाहती है कि मेरी इंडस्ट्री अभी कंपटीशन फेस करने की सिचुएशन में नहीं है, तो एटलीस्ट ये प्रोडक्ट बाहर अभी नहीं जाएगा। रिसेंट टाइम में जब वो कंपटीशन को फेस करने लायक हो जाएगी, क्वालिटी मेंटेन लिए हुए हो जाएगी, तो फिर इसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल। तो इस स्टाइल की अगर गवर्नमेंट की कोई थीम हो तो उसके लिए भी रेगुलेशन लगाया जाता है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन इम्पोर्ट। ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो इम्पोर्ट पर भी लगाए जाते हैं कि अभी हम उन चीज़ों का इम्पोर्ट नहीं करें, हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उनका पे कर पाएँ, तो उस वजह से भी लगाया जाता है। उसके बाद है टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। हमारे बीओपी में क्या होता है कि डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम का आप सभी मतलब जानते हो कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट इज लोअर देन इंपोर्ट, तो बीओपी क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है। अब बीओपी में इस डिसइक्विलिब्रियम को अगर करेक्ट करना है, सॉल्व करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट पर बाउंडेशन लगाएगी ताकि जब कंट्री में इंपोर्ट लोअर होंगे तो ये दोनों वापस जा करके बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो हमारा जो डेफिसिट है बीओपी का, उसको भी क्लियर करने के लिए, उसको भी करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट पर बाउंडेशन लगाना जरूरी हो जाता है, तभी जाके होगा। उसके बाद है टू इम्प्रूव द टर्म्स ऑफ ट्रेड। कभी कभी क्या हम ट्रेड करते हैं तो डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जितनी भी कंडीशंस फिक्स करती है वो उसके अगेंस्ट होती है। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट से लेकर के हो या एक्सपोर्ट से लेकर के हो, जैसे इंपोर्ट, देन अगर हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं देन पे इन एडवांस, और अगर वो हमसे जो है कर रहे हैं इंपोर्ट, यानी कि हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन क्रेडिट फैसिलिटी। तो ऐसे टर्म्स और कंडीशंस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमिक पे कि हम तो उनको एडवांस में पे करें 2 मंथ बिफोर और वो हमें 2 मंथ लेट करे। तो बेटर है क्या करना चाहिए, एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो कुछ टाइम पीरियड तक उन कंट्रीज के साथ हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो, तो भी गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस जो है वो लगा देती है। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटीज, कि एटलीस्ट अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए भी कभी कभी जो है वो इस स्टाइल्स के रेगुलेशंस या कंट्रोल को अडेप्ट करना कंपलसरी रहता है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट कब बनेंगे अगर हम ऐसे इसी स्टाइल से बाहर से इंपोर्ट करते रहे। तो गवर्नमेंट हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए एटलीस्ट ऐसे इंपोर्ट और उस पर बाउंडेशन लगा देती है। यह नेशनल सिक्योरिटी है कि हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी रहे, अगर हम बाहर से ही कंज्यूम करते रहे तो हो सकता है वो हमें कोई डिफेक्टिव मटेरियल, ही उनको सब पता रहेगा कि इन्होंने हमसे ये लिया, इट मीन्स यहाँ इनका प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो हमें कभी भी हमारे पर प्रेशराइज्ड हावी हो सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। तो इस स्टाइल से नेशन की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी जो है वो इस स्टाइल्स का इंटरनेशनल ट्रेड पर कंट्रोल लगाना कंपलसरी हो गया। उसके बाद है टू चेक ऑन डंपिंग। डंपिंग मीन्स ये होता है कि ये डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्री करती है, वैसे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री करती है, बट ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री के थ्रू किया जाता है। डंपिंग मीन्स क्या होता है कि ये लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो लो कर देते हैं, और प्रोडक्ट का प्राइस लो करते ही इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट के जो प्राइस लो होने की वजह से डिमांड हाई हो जाती है, तो उनके इनडायरेक्ट वे में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस स्टाइल की पॉलिसी को हम डंपिंग की पॉलिसी कहते हैं। तो टू चेक ऑन डंपिंग, अब डंपिंग को चेक कर रिड्यूस करने के लिए या उसको अडेप्ट नहीं करने के लिए, उससे अपने आप को सेव करने के लिए भी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री क्या करती है, लो प्राइस पर इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी अवेलेबल करा देती है और डेवलपिंग कंट्री उनको परचेज करती रहती है। तो हम उनको अगर परचेज करते रहें तो इनका प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं होगा, और वो क्या करती है फिर हमें हैबिचुअल बना देती है कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर हम
वही चीज़ें खाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड्स का ले लीजिए, पिज़्ज़ा बर्गर जो था पहले बहुत सस्ता आता था, धीरे धीरे उन्होंने डंपिंग को अडेप्ट किया, डंपिंग को अडेप्ट करते हुए एमएनसीज का सेटअप किया और बहुत कुछ कर लिया, और आज कंडीशन ये है कि हम वही पिज़्ज़ा वही बर्गर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही डंपिंग की पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए भी लगाया जाता है। उसके बाद है टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में भी क्या रिच अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज और इस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब हमारी कंट्री में ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो एटलीस्ट हम उनका बेटर यूटिलाइजेशन करें, और उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर करके उनके थ्रू ही हाईएस्ट प्रोडक्शन हम हमारी कंट्री में करने की कोशिश करें। तो जितना ज़्यादा हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ इम्पोर्ट पर जो है वो कंट्रोल लगा देगी, क्योंकि इम्पोर्ट कंट्रोल होंगे तभी हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर करके प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम कर पाएंगे। उसके बाद है वॉर कंडीशंस की। कभी कभी क्या होता है कि वॉर टाइप सिचुएशंस हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में कंट्रोल लगाना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कब किस इकोनॉमिक पे क्या हो जाए, कैसी सिचुएशन हो। अगर टोटली उसी कंट्री पे डिपेंड रहे और उस कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर चल रहा है वॉर, तो ऐसे में हम हमारे जो है कंजम्पशन के लिए उस पर डिपेंड रहेंगे, और वहाँ भी कंजम्पशन प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कंजम्पशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी फिर गवर्नमेंट कंट्रोल लगा करके रखती है ताकि उस कमोडिटी का प्रोडक्शन हमारे यहाँ ही हो जाए। और एक्सपोर्ट भी अगर हम उसको कर रहे हैं तो कंट्रोल लगा लो, क्योंकि एक्सपोर्ट से अर्निंग होती है, तो बेटर है उस पर भी कंट्रोल लगा लो, क्योंकि वॉर टाइम कंडीशन में वहाँ जो है ये करेंसीज वापस नहीं आ पाएगी, हमारा पेमेंट नहीं आ पाएगा। उसके बाद टू प्रोटेक्शन फॉर एक्सप्लोटेशंस, कि इसमें भी क्या होता है, ट्रेड से क्या होता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट करता है। उनको मालूम है कि इंडिया में रिच अमाउंट में है, नेचुरल रिसोर्सेज रिच अमाउंट में है, तो बहुत लोअर रेट पे ले लो। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत लोअर प्राइस पे फिजिकल जो है वर्क करने को रेडी हो जाते हैं, तो उनका एक्सप्लोटेशन कर लो। तो बहुत सी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी होती है जो डेवलप्ड कंट्री जो होती है वो एक्सप्लोइट करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है इस कंट्री में इनका प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर होता है। तो इसके लिए भी फिर हमें ऐसे एक्सप्लोटेशन को कंट्रोल करने के लिए बाउंडेशन लगाना कंपल्सरी हो जाएगा। कुछ समय के लिए वो कमोडिटी वहाँ नहीं जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि रियल में उस कंट्री की क्या वैल्यू है। उसके बाद है टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। हम ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भी कभी कभी कंट्रोल लगाते हैं। कंट्रोल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कैसे लगाया जाता है, ये कंट्रोल ओनली इम्पोर्ट पर लगाया जाता है, कि हमने इम्पोर्ट पर बाउंडेशन लगा दी, जो है उसको यहीं प्रोड्यूस करो, जो बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, और हम ओनली एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा, वैसे होता नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही आपने लिया, बहुत सी इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनके रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट हम नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई देश करता है तो उसको क्या करता है, इम्पोर्ट पर बाउंडेशन लगाता है, एक्सपोर्ट जो है वो एज इट इज रखता है, ताकि उसका ट्रेड जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहे। उसके बाद टू मेक द डायरेक्टिव चेंज इन द टू मेक द डिजायर ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर हमारी कंट्री की जो डिजायर ऐसी हो कि हम हमारे कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हो, तो भी कंट्रोल लगा सकते हो। कंपोजिशन मीन्स कि हम उनमें कौन कौन सी कमोडिटीज को कर रहे हैं। जैसे पहले हम जूट करते थे, कॉटन करते थे, लेदर कर लेते, अब इंडिया अपनी कंपोजिशन को चेंज करना चाहता है, तो जूट, लेदर और कॉटन पर कंट्रोल लगा दो, तो कुछ नया निकल कर करके आएगा, कि जैसे इंजीनियरिंग गुड्स को करिए आप, शुगर, टी, जो अदर जो मटेरियल है उनको करिए, या कुछ भी कीजिए। तो ये जो होता है कि गवर्नमेंट अगर कंपोजिशन को चेंज करना चाहती है तो ट्रेडिशनल गुड्स पर जो है वो बाउंडेशन लगा देती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, और अदर जो है वो डोर ओपन कर देती है कि आप इन मटेरियल का जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाइए। तो ये कंपोजिशन इंपोर्ट को लेकर के भी है और एक्सपोर्ट को लेकर के भी है, कि हम कंटिन्यूस इंजीनियरिंग गुड्स का जो है वो इंपोर्ट ही करते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कंपोजिशन को चेंज किया, बाउंडेशन, अब उनका इंपोर्ट कंट्री में नहीं होगा, उनका प्रोडक्शन करिए। अब कुछ ऐसी कमोडिटी लाएंगे कि जो रियल में यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, तो कंपोजिशन में वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद से क्या आता है कि टू मेक द डिजायर ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन। सपोज कीजिए कि हमारी कंट्री की कंडीशन डिजायरनेस ये हो कि हम डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, कि यूके के साथ नहीं यूएसए के साथ करेंगे, यूएसए के साथ नहीं गल्फ कंट्रीज के साथ करेंगे, गल्फ कंट्रीज के साथ नहीं कम्युनिस्ट कंट्री के साथ करेंगे। तो अगर हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रेगुलेशंस प्रिपेयर करना होगा। जैसे इंडिया ने यूके पर जो था उस पर बाउंडेशन लगा दी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, यूएसए के साथ किया, फिर हमारी डिजायर हो गई गल्फ कंट्रीज के साथ करें, कम्युनिस्ट कंट्री के साथ करें रिसेंट टाइम में।
तो अगर डायरेक्शन को भी चेंज करना चाहते हैं तो भी ऐसे कंट्रोल गवर्नमेंट लगा सकती है। उसके बाद है टू चेक द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, कि कुछ लग्जरीज आइटम्स ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी हैं और जो हमारे कंजम्पशन लेवल को अननेसेसरी हाई कर रहे हैं, इनकम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लग्जरी आइटम्स पर बाउंडेशन लगाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस स्टाइल्स के जो है वो कंट्रोल लगा सकती है। उसके बाद एक आता है रिटेलिएशंस, कि ये क्या होता है, बहुत सी कंट्रीज ऐसा अडॉप्ट करती है कि वो जैसा हमारे साथ व्यवहार करें। जैसे सपोज करो हमने उनसे इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो ऐसी कंट्री के साथ वापस वैसा ही बिहेव करने के लिए हम भी रूल्स रेगुलेशन लगा देते हैं। भाई इंपोर्ट करोगे तो आपको भी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इस स्टाइल्स का जैसा वो हमारे साथ बिहेव कर रही है, हम भी उस स्टाइल का बिहेव करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन को उस पर इम्पोज कर देते हैं। तो ये है व्हाई डू वी नीड रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ रेगुलेशन की रेगुलेशन के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से एफर्ट्स, टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा सकता है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको डिजायर के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके। देन फर्स्ट इज टैरिफ वॉल्स। टैरिफ वॉल्स होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कुछ वॉल प्रिपेयर कर दी जाती है, दिस वॉल इज नॉन एज टैरिफ वॉल। कि टैरिफ वॉल है इनकमिंग देन पे, आउटगोइंग देन ऑल्सो पे। अगर वो हमें दे रहा है तो भी पे करके देगा और अगर वो हमसे ले रहा है तो भी पे करके लेगा। तो ये होती है टैरिफ वॉल। और ऐसी टैरिफ वॉल को बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, कि एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटीज एंड इंपोर्ट पर भी ड्यूटीज। तो इस स्टाइल से क्या किया जा सकता है, रेगुलेशन किया जा सकता है। अगर उसको देना है तो वो दे के जाएगा, अगर उसको हमसे लेना है तो वो हमें टैक्स जो है दे करके फिर ले करके जाएगा। उसके बाद है कोटा सिस्टम्स की, क्या करा, एक रेगुलेशन का एक सिस्टम है कि कोटा फिक्स कर दो कि उससे ज़्यादा का ना तो वो हमें दे पाएगा ना उससे ज़्यादा का वो हमसे ले पाएगा। तो कोटा सिस्टम जो है, कोटे का फिक्सेशन कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को लेकर के गवर्नमेंट कोटा का फिक्सेशन कर देती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसी कोटे के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद है लाइसेंसिंग सिस्टम, कि गवर्नमेंट जो है वो बाउंडेशन लगा देती है। ये एक टेक्निक्स है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो पहले लाइसेंस लीजिए, तब आपको इंपोर्ट की परमिशन दी जाएगी। और अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो पहले आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लीजिए फिर आप एक्सपोर्ट कीजिए। तो लाइसेंसिंग में ही क्या होता है, कभी कभी कोटा का फिक्सेशन कर दिया जाता है कि आपको लाइसेंस दिया जाता है, आप 50,000 करोड़ डॉलर का माल परचेज कर सकते हो। तो ये दोनों की लिंक होती है, कोटा फिक्सेशन एंड लाइसेंसिंग। तो लाइसेंस से भी क्या हो सकता है, कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जिसको लाइसेंस मिला तभी जाकर के आप ट्रेड कर पाओगे, जब तक आपके पास लाइसेंस परमिशन नहीं आ पाती है तब तक आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद गवर्नमेंट है एक्सचेंज को कंट्रोल कर दे। तो एक्सचेंज कंट्रोल भी एक मेथड्स है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है तो फिर आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये कंडीशन होती है कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, आपको फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई नहीं करी और अदर कंट्री की डिमांड यही है कि फॉरेक्स में पेमेंट किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी कुछ हद तक इंपोर्ट पर बाउंडेशन लग सकती है। उसके बाद डीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हम दो तरीके, या तो हम डिवैल्यूएट कर ले या हम एप्रिसिएशन कर लें। देखो एप्रिसिएशन से क्या होगा, अगर हमने हमारी कंट्री का एप्रिसिएशन किया, इट मीन्स मेरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू हाई हो गई। मेरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू हाई होते ही क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ेगा इट मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। प्राइस हाई हुआ इसका मतलब मेरे एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे और प्राइस हाई होने की वजह से लोग मेरी कंट्री की प्रोडक्शन को परचेज नहीं करेंगे बल्कि इंपोर्ट करेंगे। तो अगर हमें एक्सपोर्ट को रिड्यूस करना चाहिए तो हमें एप्रिसिएशन करना चाहिए, और अगर हम डिवैल्यूएशन को अडॉप्ट करते हैं तो इससे हमारे इंपोर्ट रिड्यूस होते हैं और एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। तो गवर्नमेंट इन दोनों को अडॉप्ट करती है। वैसे एप्रिसिएशन तो मेरे हिसाब से कभी नहीं किया गया, डिवैल्यूएशन को गवर्नमेंट ने बहुत टाइम्स जो है वो अडॉप्ट किया है और इससे हमारे एक्सपोर्ट पर जो है थोड़ा सा डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो शो हुआ है कि हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन आइटम्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ सर्टेन आइटम्स होते हैं उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि उनका एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते और आप उनका इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। वो सर्टेन आइटम्स क्या होंगे कि जिनकी हमारी कंट्री में डिमांड है, उनका प्रोडक्शन लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, तो पहले कंट्री की पॉपुलेशन उसको कंज्यूम करेगी, सरप्लस हो तो वो एक्सपोर्ट होगा वरना नहीं होगा। ऐसा कंट्रोल लगा सकती है गवर्नमेंट। या कि हमारी कंट्री में तो प्रोडक्शन हो रहा है बट आप अननेसेसरी उसको बाहर से ला रहे हो, तो बेटर है उस पर कंट्रोल लगा दिया, जो कुछ देश में प्रोड्यूस हो रहा है आप एटलीस्ट उसी का कंजम्पशन कीजिए।
तो ये जो कंट्रोल होगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को लेकर के भी हो सकता है। उसके बाद है मोस्ट फेवर्ड कंट्री, ये भी एक तरीके का वो होता है तरीका कि एक मोस्ट फेवर्ड कंट्री नेशंस का जो होता है अवार्ड दिया जाता है। तो डेवलप्ड कंट्री जो होती है वो अकॉर्ड दिस स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन, डेवलप्ड कंट्री जो होती है ऑलमोस्ट वो अपने से जो लोअर कंट्री होती है एटलीस्ट उसको एक मोस्ट फेवर्ड नेशंस का अवार्ड देती है। उससे क्या होता है कि उसके साथ ट्रेड प्रमोट हो जाता है, उसके साथ उस कंट्री का ट्रेड प्रमोट हो जाता है। जैसे यूएसए ने चाइना को दे रखा है, तो यूएसए का चाइना के साथ ट्रेड जो है वो अब बहुत हाई लेवल पर हो सकता है विदाउट या बहुत ही लो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी पे जो है होगा। अगर इस स्टाइल का अवार्ड कोई किसी को देता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस अवार्ड, तो उससे क्या होगा, उसका ट्रेड उसके साथ इजी गोइंग हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है उसको यूज करने का। तो ये टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं।